अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 11th क्लास बायोलॉजी में हम बात करने लगे हैं अब सेल मेम्ब्रेन की। ना सेल मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके लिए एक वर्ड और भी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ प्लाज्मा लीमा। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा या फिर सेल सरफेस मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं इसे। प्रीवियसली हमने बात की थी कि ये आउटर बाउंड्री होती है, तमाम सेल्स के अंदर पाई जाती है। कुछ सेल्स के अंदर इसके बाहर एक एडिशनल बाउंड्री होती है जिसे हम सेल वॉल का नाम देते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बाउंड्री है प्रोटोप्लाज्म की। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो भी लिविंग मटेरियल होता है सेल के अंदर उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस आ जाता है, जिसके अंदर उसके बाहर वाला फ्लूइड आ जाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो इन दोनों को सराउंड करने वाली ये जो लेयर है इसे हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, आप सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं तो जितना भी मटेरियल दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये लिविंग होता है, ये लिविंग मटेरियल है। सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल्स के अंदर जो है जब भी किसी लिविंग सेल की बात होगी उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन आपको या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको लाजमी नजर आएगी। एक फंक्शन इसका यहाँ पर बताया गया कि कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ द मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ट्रांसपोर्ट जो होती है, मूवमेंट जो होती है मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, उसे कंट्रोल करना ये जिम्मेदारी होती है इसकी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की। तो हमें ऑलरेडी पता है कि दो चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स। लिपिड्स जो है हमारे पास 20 to 40% लिपिड्स हैं, और इसके बाद हमारे पास 60 to 80% जो है हमारे पास प्रोटीन्स हैं। कुछ अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का भी पाया जाता है, किसके साथ कंबाइन होता है ये हम आगे जाके देखेंगे ना। एक छोटा सा क्वेश्चन कि व्हाई द सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिन बोर्ड की बुक के अंदर। ये मॉडल कहता है कि भाई लिपिड का दरिया है और उसके अंदर बर्फ़ के एक दरिया है जिसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े हैं। तो जो दरिया है वो लिपिड का है और जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो बेसिकली प्रोटीन को कहा गया है। तो लिपिड जो पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो फॉस्फोलिपिड होता है। हमें पता है कि इसकी दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक लेयर आपको ये नज़र आ रही है और दूसरी लेयर आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है। और इनके दरमियान में जगह जगह पे आपको ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं या तो वो कम्प्लीटली एम्बेडेड होती हैं, यानी आपको दोनों लेयर्स के अंदर घुसी हुई नज़र आएगी एक प्रोटीन, ये जो आपको नज़र आ रही है दोनों लेयर्स के अंदर घुसी हुई नज़र आ रही है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि दोनों तरफ नहीं होती बल्कि किसी एक तरफ होती है, जैसे कि ये अंदर की तरफ पाई जा रही है, ठीक है। ये पूरी की पूरी लेयर के अंदर नहीं है, ये वाली जो है ये दोनों लेयर्स को क्रॉस कर रही है, और जो दूसरी वाली है ये छोटी वाली जो है ये सिर्फ सेल के अंदर की तरफ है। ये एक मिनट, हाँ, ये सेल का इनसाइड है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये सेल का इनसाइड है। और ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है। तो इसके दरमियान ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो है आपको ये प्रोटीन नज़र आ रही है, बाहर की तरफ नहीं है। तो ये कम्प्लीटली एम्बेडेड नहीं है, ये पार्शियली एम्बेडेड है। तो ये दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं जो कि दोनों लेयर्स को क्रॉस करती हैं, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं या पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाती हैं जो कि सिर्फ एक लेयर्स के अंदर पाई जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस थोड़ी सी याद रख लें, 7 नैनोमीटर थिक है, दैट्स इट, ठीक है। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि सिन बोर्ड के अंदर नहीं है, तो वो हमने बेसिकली डिटेल में पढ़नी है। दो लेयर्स हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की हैं, तो इसे बायलेयर भी कहते हैं हम। अब इसके अंदर होता ये है कि जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसका अपर पार्ट होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो लिपिड्स, इस लिपिड के मॉलिक्यूल की जो टेल है यानी जो हाइड्रोफोबिक है वो एक दूसरे को फेस करती हैं, यानी दो मॉलिक्यूल इस तरह से लगे हुए होते हैं, ये दो लेयर्स इस तरह से होती हैं कि जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक हैं वो एक दूसरे से अवे होते हैं। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें, कहाँ गया, तो ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, ये भी हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाँ, ये हाइड्रोफिलिक है, ये एक दूसरे से दूर है, ये इस तरफ है बाहर की तरफ और ये सेल के अंदर की तरफ है। और दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है दो टांगे जो हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं, ये लिपिड की बनी हुई हैं, ये पानी को पसंद नहीं करती, तो ये पाई जा रही हैं सेल की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। तो ये अरेंजमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अच्छा, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स के अलावा स्टेरॉइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है जो कि इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको कहीं कहीं पर नज़र आता है फॉस्फोलिपिड के साथ। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो येलोइश कलर का मॉलिक्यूल जो आपको नज़र आ रहा है, दीज आर कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप होती है लिपिड की जो कि स्टेरॉइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड नहीं होता बल्कि कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल है, यानी हर तरफ से एक जैसी नहीं है।
इसकी जो दो सरफेसेस हैं, यानी एक सरफेस वो है जो कि ऊपर की तरफ है और दूसरी तरफ सरफेस वो है जो सेल के अंदर की तरफ है। ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है। तो ये दोनों सरफेसेस बिल्कुल एक जैसी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कुछ प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है, कुछ यहाँ पर मौजूद है, कुछ यहाँ पर मौजूद है, तो दोनों सरफेस एक जैसी नहीं है। तो ये एसिमेट्रिकल है। और इसके जो दोनों हाफ हैं, यानी एक ये वाला हाफ है, एक ये वाला हाफ है, दो लिपिड की लेयर हैं, वो भी आइडेंटिकल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है ना। मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, अच्छा प्रोटीन्स जो है हमारे पास, एक तो लिपिड है, मेन जो दो चीज़ें हैं वो लिपिड है, और दूसरी चीज़ जो है वो है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन्स हैं दे ड्रिफ्ट साइड वे, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स आपको नजर आ रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये इस तरफ और इस तरफ जो है वो मूव करती हैं, ये साइड वे मूव करती हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ये डिटरमिन करती हैं ज़्यादातर फंक्शंस, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस है कंट्रोल करने वाले, जो पैसेज, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है, वो बेसिकली ये जो प्रोटीन्स हैं ज़्यादातर यही कंट्रोल कर रही होती हैं। एक और चीज़ जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, पर कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़े से अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं, और यूजुअली ये अटैच होते हैं, ये अलग से नहीं होते, या तो ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब मिल जाती है तो इस तरह एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिल जाएंगे तो एक और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इनके अलग से फंक्शंस हैं, और ये यूजुअली आउटर सरफेस के ऊपर होते हैं, यानी एक ये वाली जो सरफेस है, किधर गया, ये वाली जो सरफेस है ये आउटर सरफेस है मेम्ब्रेन की, यानी सेल के बाहर से अगर आप देखेंगे तो ये वाली लेयर नजर आएगी, और ये वाली जो सरफेस है ये इनर सरफेस है। तो आपको ये जो चेन नज़र आ रही हैं, ये जो चेन नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये चेन जो नज़र आ रही हैं, ये या तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर ये आपके वो हैं लिपिड्स हैं। तो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, ये प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, और यहाँ पर ये लिपिड है जो कि प्रोटीन के साथ अटैच है, तो ये ग्लाइकोलिपिड बन गया। सॉरी, ये लिपिड है, ये लिपिड है, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है जो कि लिपिड के साथ अटैच है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन के साथ अटैच है, तो ग्लाइकोप्रोटीन है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की चेन जो है वो लिपिड के साथ अटैच है, तो ये ग्लाइकोलिपिड है। तो कार्बोहाइड्रेट अलग से नहीं होते, जाहिर है दो ही चीज़ों से मिलकर बनी हुई है मेम्ब्रेन, या तो प्रोटीन या लिपिड, तो दोनों में से किसी एक के साथ अटैच होते हैं ना। अंदर की तरफ, ये तो हमने बात की है बाहर की तरफ है, अगर आप गौर करें तो अंदर की तरफ आपको इस तरह का कोई मॉलिक्यूल नजर नहीं आ रहा है, ये आउटर सरफेस के ऊपर नजर आ रहे हैं। इनर सरफेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको फिलामेंट्स नजर आते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है, सेल के अंदर एक स्केलेटन पाया जाता है जो कि सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है अंदर मॉलिक्यूल्स की। तो उसके कुछ फिलामेंट्स आकर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं ताकि वो सपोर्ट कर सकें सेल मेम्ब्रेन को। ये फिलामेंट्स आपको इनर सरफेस में नजर आएंगे। तो इन केस अगर आपको डायग्राम दी जाए और आपसे कहा जाए कि भाई आइडेंटिफाई करें कि इनमें से आउटर सरफेस कौन सी है और इनर सरफेस कौन सी है सेल मेम्ब्रेन की, यानी अगर ये ना लिखा हो कि ये साइटोप्लाज्म है और ये ना लिखा हो कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की चेन्स आपको नजर आ रही हैं वो आउटर है, और जहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको, ये जो ऑरेंज कलर के नजर आ रहे हैं, ये फिलामेंट्स हैं। तो ये फिलामेंट्स जो है ये सेल की इनर सरफेस के ऊपर, इनर साइड के ऊपर आपको नजर आते हैं मेम्ब्रेन की। ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की जो फ्लूइडिटी है, हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड इन नेचर है। सेल मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो मूव करते हैं, वो फ्लूइड की तरह हैं। अभी मैंने बताया कि जो प्रोटीन्स हैं वो साइड में मूव करती हैं ताकि चीज़ों को गुजरने की जो है वो जगह मिले। जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल है वो भी मूव करते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो बेसिकली उसकी लिपिड की कॉम्पोजिशन की वजह से है। तो अगर पूछा जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड क्यों है, तो वो लिपिड की वजह से है। लिपिड जो उसके अंदर है वो बेसिकली उसे फ्लूइड बनाता है ना। फंक्शन की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है कि लिपिड का फंक्शन अलग बताया हुआ है, प्रोटीन का फंक्शन अलग बताया हुआ है। आसन बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें जस्ट साथ ही साथ जो है वो फंक्शंस मौजूद है ना। लिपिड पार्ट की अगर हम बात करें तो पहला मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये कंट्रोल करता है फ्लूइडिटी। अब ये फ्लूइडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो फ्लूइडिटी मेंटेन करना जो है ये जिम्मेदारी है लिपिड के कंपोनेंट की। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर आपको पता है एक फॉस्फेट होता है, ठीक है, ये बीच में ग्लिसरॉल है और ये दो फैटी एसिड हैं। अब ये वाले जो फैटी एसिड हैं इनके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, जब ये बिल्कुल सीधे सीधे बनाए गए हैं। दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये वाले जो फैटी एसिड मैं बना रहा हूँ इनमें से एक सीधा है और एक जो है आपको वो टेढ़ा नज़र आ रहा है। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। जहाँ पर टेढ़ापन आ रहा है वहाँ पर एक्चुअली डबल बॉन्ड है। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, अब जितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उतना ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी। जितना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर
उतना ज़्यादा जो है वो सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के सेल्स जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो सर्दी में साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन जम ना जाए, इसके लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जमा करता है। तो जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उतना ज़्यादा वो फ्लूइड इन नेचर होगी, उतना कम वो सॉलिडिफाई होगी। ठीक है जी। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्प मिलती है किसमें, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के अंदर। एक और तरह का लिपिड जो पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के काम आता है। इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है बहुत सारी चीज़ों की एंट्री और एग्जिट को, जिसमें से आते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी, और जो आयंस होते हैं वो भी चार्ज होते हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी जो है ये लिपिड पोर्शन की होती है, ओवरऑल लिपिड पोर्शन की होती है। बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड इन नेचर है, तो लिपिड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गुजर जाते हैं यहाँ से, और जो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें ये लिपिड जो कंपोनेंट है ये गुजरने नहीं देता। उनके गुजरने के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए काम आते हैं ये प्रोटीन्स। अभी जो प्रोटीन्स है हमारे पास, मैंने बताया ये दो तरह की हैं। एक वो हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन की दोनों लेयर्स में पाई जा रही हैं, ठीक है, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं, और एक वो हैं जो सिर्फ एक लेयर के अंदर पाई जा रही हैं, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाती हैं। अब ये डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं, या तो ये ट्रांसपोर्टर के तौर पर वर्क करेंगी, ट्रांसपोर्टर में या तो ये चैनल बनेंगी, या फिर ये कैरियर के तौर पे काम आएंगी, या ये एंजाइम के तौर पर बिहेव करती हैं, या ये रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं, या ये एंटीजेंस के तौर पर वर्क करती हैं ना। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर में बता दूं। अगर प्रोटीन ऐसी है कि जिसके अंदर एक होल है, यहाँ से मॉलिक्यूल इसमें से होकर सेल के अंदर आ जाता है या यहाँ से सेल के बाहर चला जाता है, तो ये चैनल प्रोटीन है जो दरवाज़ा बना रही है। कैरियर प्रोटीन क्या होती है? कैरियर प्रोटीन के अंदर स्पॉट्स होते हैं, साइट्स होती हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल आकर बैठते हैं, जैसे कि यहाँ पे, और फिर इसका शेप चेंज होता है। अभी ये नीचे से बंद है, ऊपर से खुली है, ये ऊपर से बंद हो जाएगी और नीचे से खुल जाएगी, और इस तरह से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो ये चैनल या कैरियर प्रोटीन्स आती हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए होती हैं जो कि डायरेक्टली लिपिड के जरिए नहीं गुजर सकते। कुछ प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम्स के तौर पर वर्क करती हैं, ठीक है। ये इंट्रिंसिक, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, जो कि एक लेयर के अंदर होती हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे कि एक हमारे पास एंजाइम होता है जो कि मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ होता है, जिसका नाम है एडेनाइलेट साइक्लेज। अब ये एडेनाइलेट साइक्लेज क्या करता है? ये हमारे पास सेल है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है रिसेप्टर। रिसेप्टर के तौर पर भी प्रोटीन वर्क करती है, ठीक है। ये प्रोटीन है जो रिसेप्टर के तौर पर वर्क कर रही है। ये आकर बैठा यहाँ पे एक केमिकल जिसको हम कहते हैं हार्मोन, इसी के साथ ये लगी हुई एक और प्रोटीन, ठीक है, ये एक और प्रोटीन है। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एडेनाइलेट साइक्लेज। जैसे ही ये मॉलिक्यूल आकर यहाँ बैठेगा, मैसेज ट्रांसफर होगा इस प्रोटीन के जरिए इस प्रोटीन के पास, और ये प्रोटीन क्या करेगी? एटीपी को तोड़ेगी और इससे बनाएगी CAMP, साइक्लिक AMP। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो मैसेज आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये जो प्रोटीन लगी हुई है ये भी मेम्ब्रेन के साथ लगी हुई है और ये बिहेव कर रही है एज एन एंजाइम। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो चैनल प्रोटीन या कैरियर के तौर पे वर्क करती हैं, कुछ एंजाइम के तौर पे, कुछ प्रोटीन रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं। मैंने अभी जो बताया आपको कि जो ऊपर वाली प्रोटीन थी जिसने हार्मोन को बिठाया था अपने ऊपर, ये रिसेप्टर के तौर पर बिहेव करते हैं। कौन से हार्मोन जो हैं वो अच्छा, हार्मोन बेसिकली एक केमिकल होता है जिसका काम होता है मैसेज ट्रांसफ़र करना। तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास अगर लिपिड का बना हुआ है, जैसे कि आपने पढ़ा है ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन, ये ऐसे होते हैं जो लिपिड के हार्मोन्स होते हैं। तो अगर लिपिड का हार्मोन है तो वो डायरेक्टली सेल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो लिपिड होती है, तो ये इसे रोकती नहीं है। लेकिन अगर कोई हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ है तो वो सेल के अंदर नहीं आ सकता, तो उसके लिए जो रिसेप्टर लगा होता है वो ऊपर ही लगा हुआ होता है। तो ये जो प्रोटीन वाले हार्मोन्स होते हैं, इनको काम करने के लिए रिसेप्टर चाहिए होता है। तो ये रिसेप्टर भी वही प्रोटीन्स होती हैं जो कि बिहेव कर रही होती हैं एज अ रिसेप्टर, और ये मैसेज लेती हैं और ये मैसेज को अंदर ट्रांसफ़र करती हैं। तो प्रोटीन्स जो है वो रिसेप्टर के तौर पर भी वर्क कर रही हैं। हर रिसेप्टर का एक स्पेसिफिक शेप होता है और उसका एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है जो कि उसके साथ बाइंड करता है आके। द लास्ट वन इज एंटीजन। एंटीजन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें आपका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता है। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीजन के तौर पर बिहेव करती हैं, यानी सेल की पहचान होती है। हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं वो आकर सेल को देखते हैं तो उसके ऊपर ये एंटीजन लगी होती है, कोई प्रोटीन लगी हुई होती है या कोई कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ होता है, जिसको देखकर हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को पता लग जाता है कि ये हमारा अपना सेल है, या ये बाहर से आया हुआ सेल है, या ये बाहर या इस सेल के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मैलिटी चल रही है। ये मैंने चैप्टर नंबर 14 जो है ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है सेन बोर्ड में,
और उसमें इम्यून सिस्टम के टॉपिक में एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल के अंदर। तो सेल की रिकग्निशन के लिए, सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए और बचाने के लिए जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो बाहर से आए हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए भी ये जो प्रोटीन्स है ये वर्क करती हैं। ना हमने बात की थी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ और कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, तो उनका भी फंक्शन है, दे वर्क एज सेल सरफेस मार्कर्स। जिस तरह प्रोटीन जो है ना वो एंटीजन के तौर पर वर्क कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये भी बिहेव करते हैं सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे, यानी ये भी एंटीजन के तौर पर बिहेव करते हैं, सेल टू सेल रिकग्निशन के अंदर काम आते हैं। यानी अगर सेल के ऊपर ये मॉलिक्यूल लगा हुआ है और इम्यून सिस्टम का सेल आकर इसे देख लेगा तो उसे पता लग जाएगा कि भाई ये हमारा अपना सेल है और वो इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स का भी फंक्शन होता है। Now regulation of cells interaction with its environment by the plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो क्या क्या काम करती है, जो मेन काम है इसका वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। अब ये ट्रांसपोर्ट की क्यों जाती है, ठीक है, क्या ज़रूरत है कि चीज़ें सेल से अंदर, सेल के अंदर से बाहर जाएं और बाहर से अंदर आए। तो सबसे पहली चीज़ है टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। जाहिर है सेल के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज इज़ अ न्यूट्रिएंट जिससे एनर्जी बनानी है। सिमिलरली सेल के अंदर अगर प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए। तो अमाइनो एसिड भी एक न्यूट्रिएंट है जिससे आप साइटोप्लाज्म बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अंदर आनी हैं जब भी काम होगा। तो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला जो वो है क्या कहते हैं रीज़न है कि आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो ये है कि आपको न्यूट्रिशन चाहिए। सेकंड, एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस। बहुत सारे काम हो रहे हैं सेल के अंदर, तो बहुत सारी फजूल चीज़ें बन रही हैं, अगर उन्हें ना निकाला जाए तो सेल का एनवायरनमेंट ख़राब होगा। तो वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। देन यूज़फुल सब्सटेंसेस। बहुत सारे सेल ऐसे हैं कि जो कोई चीज़ बना रहे हैं जो उनके अपने काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाज जो है उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो बना रहे हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन इनके काम का नहीं है, ये इंसुलिन बाकी बॉडी के अंदर काम करेगा। तो इंसुलिन जब तक सेल के बाहर नहीं जाएगा तब तक काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। द लास्ट वन इज जनरेट आयोनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझा दूँ मैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए कैल्शियम चाहिए होता है। अब कैल्शियम को सेल के अंदर आना है और फिर अंदर आकर वर्क करना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसको अंदर लाने के लिए। इवन अंदर आने के बाद वो अंदर बाहर होता रहता है, किसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है मसल के अंदर, तो उसके अंदर चला जाता है कैल्शियम और जब कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो बाहर आ जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए, इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। सिमिलरली नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो न्यूरॉन्स हैं उनके ज़रिए मैसेजेस तब आगे जाते हैं जब सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है। सोडियम को अंदर लाना है, पोटेशियम को बाहर जाना है, तभी जो है ना वो मैसेजेस जनरेट होते हैं और आपका न्यूरॉन वर्क करता है, मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करता है। तो इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो सके सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए तो ये तमाम काम रुक जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज मेंटेन अ सूटेबल पीएच एंड आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन विद इन द सेल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स जो हैं, ये बात हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक तरह की पीएच के ऊपर एक रेंज होती है उनकी पीएच की जिसके ऊपर वो वर्क करते हैं। अब सेल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जमा हो जाए, तो आपको पता है हाइड्रोजन आयन जब जमा हो जाएंगे तो अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा। अब एक एंजाइम है जो कि इस एनवायरनमेंट के अंदर काम नहीं कर सकता, जो बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं, तो वो इस एनवायरनमेंट के अंदर वर्क नहीं करेगा। तो आपको सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जो पीएच है और जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन करनी होती है ताकि सेल के जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। तो ये तमाम रीजंस है जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है वो ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है।